अगली हेडिंग डालिए आप, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या डालिए? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनसे 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 कभी जिनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। क्या कहा? वे व्यंजन जिनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। कौन से व्यंजन होते हैं वे? उत्क्षिप्त व्यंजन। संख्या कितनी होती है उत्क्षिप्त व्यंजन की? इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अड़ा और एक होता है अढ़ा। अड़ा और अढ़ा। ठीक, ये डा और ढा नहीं है, ये क्या है? अड़ा और अढ़ा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं ढफली। ढफली छोड़ो, ढक्कन। तो क्या ये ढक्कन सही है? क्या ये ढक्कन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप क्या कहेंगे? ये ढक्कन बिल्कुल भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ढ के नीचे ये बिंदी लगी हुई है। और शुद्ध कैसे होता? शुद्ध होता ये ऐसे। यानी कि किसी भी शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त व्यंजनों से नहीं हो सकती। क्लियर? आगे आइए। उत्क्षिप्त व्यंजन समझ में आए? डा और अड़ा। अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अब तक आपका क्या क्या पढ़ा वर्णमाला में? हमने आपके 52 के 52 वर्ण बिल्कुल पढ़ लिए। ठीक, कैसे देखते हैं? तो 52 वर्ण हमने कैसे पढ़े? हमने स्वर कितने पढ़े? आप कहेंगे 11। हमने अयोगवाह कितने पढ़े? कितने अयोगवाह पढ़े हमने? आप कहेंगे 2। हमने व्यंजन कितने पढ़े और कितनी पंक्तियों में लिखे गए थे व्यंजन? आप कहेंगे 7 पंक्तियों में। हमने भैया 33 व्यंजनों को पढ़ा। 33 व्यंजन हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन कितने पढ़े? संयुक्त व्यंजन हमने कितने पढ़े? आप कहेंगे 4। एक कशा, एक तरा, एक सरा और एक जिया। क्लियर? इसके बाद हमने उत्क्षिप्त व्यंजन कितने पढ़े? उत्क्षिप्त व्यंजन हमने कितने पढ़े? आप कहेंगे 2। एक अड़ा और एक अढ़ा। कितने पढ़े हमने? 2। अब इनको जोड़िए। 11 2 13 और 13 33 46, 46 4 50 और 2 52। क्या 52 के 52 वर्णों को हम पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आप अगली हेडिंग घेरिए। जो अगली हमारी हेडिंग है वो घेरिए आप। स्वर वाले र, स्वर वाले व, व्यंजन वाले र में अंतर। स्वर वाले र
और व्यंजन वाले रै में अंतर। ये क्या है? इस स्वर वाला रै कौन सा होता है और व्यंजन वाला रै कौन सा होता है, इन दोनों में अंतर देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप, स्वर वाला रै कौन सा होता है? स्वर वाला रै होता है ये। और व्यंजन वाला रै कौन सा होता है? व्यंजन वाला रै होता है आपका ये। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रै स्वर वाला है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास राम, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास धर्म, और तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास धर्म आ गया, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्रम, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सृष्टि। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रै स्वर वाला है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वो रै है जो स्वर वाला रै है। तो आप कैसे पहचान करेंगे इसकी? तो हमें तो पता है कि भैया री वाला जो रै है वो स्वर वाला है, पर इसमें री वाला रै कौन सा है? इसमें तो कहीं भी री वाला रै नहीं है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि स्वर वाले रै की पहचान कैसे होगी। उसके नीचे जो स्वर वाला रै होता है उसके नीचे हमेशा एक तो नीचे की ओर होगा, वो हमेशा कहां पर होगा स्वर वाला रै? नीचे की ओर। और उसके नीचे ये सी आकार का ऐसा चिन्ह होगा। इसके नीचे कैसा आकार का चिन्ह होगा? सी आकार का। तो वो हमेशा कैसा रै होगा? वो हमेशा स्वर वाला रै होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक, क्योंकि रीसा ऋषि, और ऋषि में क्या बाद में आ रहा? सी। तो स्वर में भी कैसा वाला रै होगा? नीचे सी होगा। ठीक, इसके बाद बाकी सब कैसे रै होंगे? सब व्यंजन वाले रै। बाकी सब कैसे होंगे? सब व्यंजन वाले रै। तो इसमें जो सृष्टि है इसमें कैसा रै है? इसमें स्वर वाला रै है। क्लियर हो गई? स्वर वाले रै और व्यंजन वाले रै में पहचान आपको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। स्वर वाले रै की पहचान क्या है? नीचे हमेशा सी बना होगा। क्या बना होगा? नीचे हमेशा सी। जिसमें भी नीचे सी बनना होगा वो कैसा रै होगा? स्वर वाला। बाकी सब व्यंजन वाले। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे, अब जो व्यंजन वाला रै है उसके भी प्रकार है। तो यहां पर लिखिए व्यंजन वाले रै के भेद या प्रकार। जो हमारा व्यंजन वाला रै है उसके कितने भेद होते हैं या उसके कितने प्रकार होते हैं? तो जो रै होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है भैया? वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, वे प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये होता है इसका सामान्य रूप। कौन सा रूप होता है रै का? सबसे पहला सामान्य रूप। ठीक, दूसरा रूप कौन सा होता है इसका? रेफ रूप। कौन सा? रेफ रूप। और तीसरे नंबर का रूप कौन सा होता है इसका? ये होता है इसका ये पदेन रूप। कौन सा रूप? ये पदेन रूप। क्लियर? रै के कितने प्रकार? 3, सामान्य, रेफ और तीसरे नंबर का ये पदेन रूप। जो सामान्य रै होगा वो कैसा होगा? वो होगा सिंपल। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर राम। पूछ लेगा राम में किस प्रकार, जो राम लिखा है उसमें किस प्रकार के रै का प्रयोग हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? उसमें सामान्य रूप का प्रयोग हुआ है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जो रेफ रूप है वो कैसा होता है? रेफ रूप का प्रयोग होता है
जो इस प्रकार का रह होता है। कैसा? इस प्रकार का। यानी कि इसके बराबर में आज छोटा सा नोट लिख लीजिए, जो सिरोरेखा से ऊपर हो। भाई ये कैसी रेखा है? ये सिरोरेखा है, और जो भी रैय सिरोरेखा से ऊपर होगा वो कैसा होगा? वो रैय का रेफ रूप होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसकी छोटी सी आप शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। कैसे? रेफ से याद कर सकते हैं आप रूफ। क्या याद कर सकते हैं? रूफ। और रूफ किसको कहते हैं? रूफ कहते हैं छत को। किसको कहते हैं? छत को। और छत कहाँ होती है हमेशा? छत तो भैया हमेशा ऊपर होती है। तो यानी कि ऊपर वाले रैय को क्या कहते हैं? रेफ रूप कहते हैं। क्लियर? इसके बाद ये कौन सा रैय का रूप है? ये रूप है रैय का, ये पदेन रूप। ये कैसा होगा? ये होगा इस प्रकार का। अब पदेन रूप है यानी कि नीचे की ओर होगा। यानी कि पदेन किससे बना हुआ? यो बना हुआ पद से। और पद किसको बोलते हैं? पद बोलते हैं पैरों को। यानी कि जो रैय नीचे पैरों में पड़ा हो वो कौन सा रूप है रैय का? वो रूप है आपका ये पदेन रूप। तो नीचे की ओर तो यही रैय पड़ा है भैया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैय का ये पदेन रूप। क्लियर? स्वर वाला रैय, व्यंजन वाले रैय में अंतर पता चला। जो स्वर वाला रैय होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका, वो कैसा होता है? उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने? नीचे सी जैसी आकृति उसमें दिखाई देती है। अब जो व्यंजन वाले रैय हमने पढ़े, व्यंजन वाले रैय में भी तीन प्रकार के रैय होते हैं। एक सामान्य रैय जो बिल्कुल सिंपल है, जैसा राम में लिखा है। एक रेफ रूप, रेफ यानी कि जो ऊपर की ओर हो, सिरोरेखा पर रैय होता है, उसको रैय का रेफ रूप कहते हैं। और एक ये पदेन रूप। अब पदेन रूप यानी कि जो नीचे की ओर पड़ा हो। ठीक? जो नीचे की ओर रैय हो उसको कौन सा रूप है? ये पदेन रूप। रैय के तीनों प्रकार क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट आता है। बहुत सी किताबों में रैय के चार प्रकार बताए गए हैं, और चौथे प्रकार का रैय कौन सा होता है? जो चौथे प्रकार का रैय बताया जाता है वो कुछ ऐसा बताया जाता है। कैसा? ऐसा। इस शब्द में यूज होता है ये। जैसे मैं यहां पर लिख दूं ड्रम। क्या लिख दिया मैंने? ड्रम। तो क्या ये रैय का नया प्रकार है कोई? बहुत सी किताबों में रैय को चार प्रकार से दर्शाया गया है, और जो चौथा प्रकार बताया गया है वो ये बताया गया है, पर वो बिल्कुल गलत है। ठीक है? जो ये रैय है ये भी कौन सा रैय है? ये भी रैय के पदेन रूप में आता है। और जो ये रैय ऐसा नजर आ रहा है ये ऐसा नहीं, ये सिर्फ ऐसा है। कैसे? ये आपको आगे देखिए। अगला लिखिए, ये 33 व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। लिखने का ये तरीका। व्यंजन कितने पढ़े थे भाई हमने? आप कहेंगे भैया व्यंजन पढ़े थे हमने 33। अब जो 33 व्यंजन हैं उनको आधा कैसे लिखा जाता है? 33 के 33 व्यंजनों को। तो 33 व्यंजनों को आधा लिखने के लिए इनको तीन श्रेणी में बांटा जाता है। दो को, 2+9+16, नहीं सॉरी 16 नहीं, 22, ऐसे बांटा जाता है। जो दो व्यंजन हैं वो कैसे हैं? ये व्यंजन खड़ी पाई को
खड़ी पाई को काटते हैं, खड़ी पाई को काट देते हैं। यानी कि जो ये दो व्यंजन है वो खड़ी पाई को काट देते हैं या खड़ी पाई को लांग देते हैं। खड़ी पाई को लांग देते हैं। क्लियर? तो कैसे, कौन से हैं वो दो व्यंजन? एक तो कै और एक खड़ी पाई। कौन सी होती है? खड़ी पाई होती है ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरोरेखा। इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। तो क्या ये दो व्यंजन खड़ी पाई को लांग रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो इनको आधा कैसे लिखा जाएगा? इनको आधा लिखने के लिए इनका जो ये खड़ी पाई से आगे का हिस्सा है इसको हटा दिया जाता है ऐसे। इनको आधा कैसे लिखा जाएगा? जो आपका कै और फै है इनको आधा कैसे लिखा जाएगा? इनको आधा ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि वे व्यंजन जो खड़ी पाई को लांग देते हैं उनको आधा कैसे? जो नीचे का हिस्सा है उनका वो हटा दिया जाएगा। ठीक, यानी कि नीचे की उनकी टांग बिल्कुल काट दी जाएगी। इसके बाद जो आपके 22 हैं, 22 कैसे हैं? जो खड़ी पाई को नहीं काटते। 22 कैसे हैं? जो आपकी खड़ी पाई को नहीं काटते। ठीक, उनको देखने से पहले आप इनको देखिए। 9 कैसे हैं? 9 ऐसे व्यंजन हैं जिसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती। इसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती। यानी कि 33 व्यंजनों में से 9 व्यंजन ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई ही मौजूद नहीं होती। कौन कौन से हैं वो व्यंजन? वो व्यंजन हैं आपके, एक तो अंगा, खड़ी पाई मौजूद है नहीं। एक छ, छ जै झ अइया। अगला क्या है? अगला है ट, ये ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद में त, थ, द, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा रह गया आपका? एक रह गया आपका है। एक कौन सा रह गया आपका? है। ये व्यंजन कैसे हैं? जो ये 9 व्यंजन हैं ये कैसे हैं? इसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती। तो इनको आधा कैसे लिखा जाता है? इनको आधा लिखने के लिए इनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इनमें? हलंत का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपके 33 व्यंजनों में से 9 व्यंजन ऐसे हैं जिनको आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, और 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनको आधा लिखने के लिए यानी कि जो खड़ी पाई को लांग देते हैं वो कितने व्यंजन हैं? 2, कै और फै। उनका क्या किया जाता है? उनके नीचे की टांग को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उनकी नीचे की टांग को बिल्कुल काट दिया जाता है। इसके बाद 9 कैसे हैं जिसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती? उनको आधा दर्शाने के लिए इसका हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डै है। अब डै को यदि मैं आधा लिखने लगूं तो डै को आधा कैसे लिखूंगा मैं? ऐसे। ये डै का कैसा रूप है? ये डै का आधा लिखा है इसमें। ठीक। अब 9 कैसे, 22 कैसे होते हैं जिसमें जो खड़ी पाई को नहीं लांगते। क्या नहीं करते? जो खड़ी पाई को नहीं लांगते उनको आधा कैसे लिखा जाता है? उनकी जो खड़ी पाई मौजूद होती है उनको हटा दिया जाता है। जैसे कि च,
तो च आपका खड़ी पाई को लांग रहा है, आप कहेंगे नहीं। तो क्या करेंगे हम च की खड़ी पाई को हटा देंगे, च को ऐसे आधा लिख देंगे। आपका न कैसे आधा लिखा जाता है, न खड़ी पाई को लांग रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो खड़ी पाई को इससे हटा देंगे। आप कहेंगे वह को कैसे आधा लिखा जाता है, क्या वह खड़ी पाई को लांग रहा है, नहीं, ऐसे। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि डै को ऐसे ही क्यों आधा लिखा जाता है, कै को ऐसे ही क्यों आधा लिखा जाता है, और च को ऐसे ही क्यों आधा लिखा जाता है, यानी कि च को ऐसे आधा क्यों नहीं लिखा जाता। क्लियर हुआ ये डाउट? हुआ? बहुत बढ़िया। तो यहीं से आप इस पे ध्यान दीजिए, डै को आधा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और जो ये 9 व्यंजन हैं जिसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको घुमावदार व्यंजन। क्या कहा जाता है, घुमावदार व्यंजन, या इनको लोटनिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, लोटनिक व्यंजन भी इनको कहा जाता है। क्लियर? बढ़िया। इसके बाद जो ये मैंने चौथे प्रकार का आपको रै बताया था, यानी कि रै बहुत सी किताबों में 4 प्रकार के हैं, जो वो प्रकार बताया जाता है वो ऐसा बताया जाता है। जैसे मैंने शब्द लिखा ड्रम, यदि मैं ड्रम लिखने लगूं, यानी कि मुझे नीचे की ओर रै की जरूरत पड़ेगी और मुझे डै को भी आधा लेना है, तो पहले मैं डै को आधा कैसे लिखूंगा, आप कहेंगे ऐसे, क्योंकि हम अभी अभी सीख कर आए हैं कि 9 ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें खड़ी पाई मौजूद नहीं होती, और उनको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये तो लग गया इसमें हलंत, अब रै कैसे लगाऊं इसमें, ये लगा दिया मैंने इसमें रै, और ये लिख दिया मैं, और ये बन गया ड्रम। तो ये रै का कोई नया प्रकार नहीं है। आपकी समझ में आई कि इस प्रकार का कोई भी रै नहीं होता। ठीक, ये भी रै का कौन सा प्रकार है, जो ड्रम लिखा हुआ है, ये भी किस रूप में आएगा, ये भी आपका पदेन रूप में आएगा, क्योंकि इसमें इस वाले रै का नहीं, इसमें सिंपल रै का प्रयोग हुआ है, ये नीचे लगता है। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि रै के 3 भेद पड़े, सामान्य रूप, रेफ रूप, और ये पदेन रूप। क्लियर हो गई बात? ऊपर की ओर छत होती है तो रै कौन सा ऊपर की ओर, कौन सा रै ऊपर की ओर, ये होगा आपका रेफ रूप। नीचे की ओर, ये पैरों की ओर कौन सा रै, ये पदेन रूप। और सिंपल रै कौन सा होता है, सिंपल रै होता है आपका सामान्य। क्लियर? यहां से एक चीज नोट और करिए, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधा रै है और कौन सा रै पूरा है। क्लियर? कि कौन सा रै आधा है और कौन सा रै आपका पूरा है। तो उसको देखिए आप, सामान्य रूप का रै कैसा है, ये तो भैया पूरा है, इसमें तो कैसा रै आएगा, इसमें तो पूरा रै आएगा। रेफ रूप का रै कैसा होता है, हमेशा रेफ रूप का जो रै होता है वो हमेशा कैसा होता है, आधा। कैसा होता है वो, आधा। आधा कैसे होता है भैया, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। आप एक चीज सोचिए, यदि आप किसी हल्के, यदि आपके पास कोई सामान है और कोई हल्का सामान है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और सर पर रख लेंगे। सर पर रख लेंगे आप, यानी कि सामान कैसा है, वो हल्का। तो हल्के सामान को हमेशा कहां पर रख के ले जाया जाता है, सर पर रखकर। और यदि आपके पास कोई भी भारी सामान है तो आप उसके कैसे ले जाओगे, उसको आप पैरों से लुढ़का कर ले जाओगे। कैसे, आप उसको पैरों से लुढ़काते लुढ़काते ले जाओगे। तो हल्का सामान हमेशा सर पर, भारी सामान हमेशा ये पैरों से। ठीक, तो इसमें कैसे रै का प्रयोग होगा, इसमें जो रै होता है वो होता है पूरा। समझ में आई? जो रेफ रूफ होता है वो कैसी होती है, छत पर,
यानी कि शिरोरेखा पर, और हल्का समान हमेशा सर पर यानी कि आधा रह, और पदेन यानी कि पैरों पर, और पैरों से हम कैसा सामान ले जाते हैं, भारी सामान को, यानी कि पदेन रूप में रह कैसा होगा, ये होगा आपका पूरा। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला लिखिए आप। इसके बाद ये प्राणत्व, ये प्राणत्व के आधार पर, ये प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या कहा मैंने कहा आपको प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से बांटा जाता है वर्णों को, दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका अल्पप्राण, दूसरे नंबर का कौन सा है आपका, महाप्राण। कौन सा, महाप्राण। प्राणत्व का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर वर्णों को कितने प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, दो प्रकार से, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। वे कौन से होते हैं, अधिक नहीं, सॉरी, ये थोड़े प्राणवायु की। कैसे, थोड़े प्राणवायु की आवश्यकता होती है। वे कैसे होते हैं, वे आपके अल्प प्राणवर्ण होते हैं। कौन से, अल्प प्राण। महाप्राण कौन से होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। वे क्या कहलाते हैं आपके, वे कहलाते हैं आपके महाप्राण। जो परिभाषा है आपकी इसी शब्द में है। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अब प्राण का मतलब क्या होता है, पता है आपको, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प यानी कि थोड़े प्राण की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। और महान, महा क्या होता है, महा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वे क्या होते हैं आपके, वे होते हैं आपके महाप्राण। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से, अब तक हम 52 के 52 जितने भी वर्ण हम पढ़ चुके, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है,
और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत एक तो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा आपका। व्यंजन को मैंने 5 भागों में बताया था ना आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दिखा देता हूं। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये वाले। ठीक, देखते हैं इनको बजा। तो फर्स्ट आएगा एक, तो एक कौन सा आएगा इसमें? एक आएगा इसमें थर्ड वाला पूरा का पूरा। ठीक, एक आएगा इसमें ये 5वां। और प्लस में इसके साथ क्या आएगा? प्लस में इसके साथ सारे के सारे स्वर आएंगे, सारे स्वर। और प्लस और क्या आएगा? इसके साथ अंत्यस्त आएगा। क्या आएगा इसके साथ? अंत्यस्त व्यंजन आएंगे। अंत्यस्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से? यरलव। क्लियर? और इसके साथ इसमें क्या आएगा? और इसके साथ इसमें आएगा अड़ा, यानी कि उच्छिप्त वाला जो अड़ा होता है वह आएगा, उच्छिप्त वाला डै। क्लियर? महाप्राण में कौन से आएंगे? महाप्राण में आएगा आपका सेकंड वाला बच रहा, और फोर्थ वाला बच रहा। और क्या क्या बच रहा? प्लस में उष्मीय व्यंजन बच रहे। क्या बच रहे? उष्मीय व्यंजन बच रहे। और प्लस में क्या बच रहा? ढ बच रहा, अड़ा, अढ़ा। क्लियर? उच्छिप्त वाला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, वह अल्पप्राण है या महाप्राण है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा एकदम कि भैया ने बताया था वह तो अंत्यस्थ है, और अंत्यस्थ किस में आ रहे हैं? अल्पप्राण में। तो वह क्या है आपका? वह आपका किस में जाएगा? अल्पप्राण में जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा याद करना, ये भारी है। अब छोटी सी इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो इसके अंदर से ही निकलेगी। शॉर्ट ट्रिक, ऐसा नहीं अलग से रट्टा मारना, सिर्फ इसको ही ध्यान से देखना और यहां से हमें शॉर्ट ट्रिक इसकी निकालनी। कैसे? इस शब्द को पढ़िए आप। अब जो ये शब्द है ए, हिंदी वर्णमाला में ए का स्थान कौन सा है? आप कहोगे भैया पहले स्थान पर आता है ए। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। तो यानी कि जहां पर ए आ रहा तो फर्स्ट वाला आएगा। क्लियर? फर्स्ट वाला। अब जो ये लै है, लै की आकृति कैसी है? थोड़ी सी आधे लै की, ये 3 जैसी आकृति नजर आ रही है आपको? आ रही है। तो यानी कि ये तीसरे वाला ही भैया इसी में ही आएगा। और ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है ऐसे। और जब हम हिंदी में 5 को लिखते हैं तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं 5 को हिंदी में। हिंदी में 5 को ऐसे ही लिखा जाता है। तो पैप 4, ये 5वां भी इसी में आएगा। क्लियर? यानी कि अल्प प्राण जैसे ही पूछा जाए तो दिमाग में अल्प प्राण की इमेज आएगी। अल्प प्राण में सबसे पहला वर्ण ए, यानी कि फर्स्ट वाला इसी में आएगा। लै की आकृति कैसी? 3 जैसी है, यानी कि 3 भी इसी में आएगा, 3 भी इसी में आएगा। और इसके बाद जो 5 है, पैप 4, 5, हिंदी में 5 पै से बनता है तो 5वां भी इसी में आएगा। और यहां पर आपको देखना है कि जहां भी तीसरे वाला आएगा, ये जहां भी तीसरे वाली स्लाइड आएगी, तीसरे वाली स्लाइड के साथ सारे के सारे स्वर आएंगे, यानी कि जो 11 स्वर थे वो तीसरे वाली स्लाइड के साथ ही सारे के सारे अंत्यस्त आएंगे। क्या आएंगे? अंत्यस्त आएंगे। क्लियर? अब यहां पर डाउट आएगा कि भैया ये अड़ा आएगा यानी कि डै आएगा या ढै वाला आएगा। ये भी क्लियर कर देता हूं। कौन सा वर्ण आ रहा है यहां से? ये तीसरा वर्ग आ रहा, तीसरा आ रहा। और तीसरे में क्या आता है? ये तीसरा आ रहा है। और तीसरे में क्या आता है आपका? डै। तीसरे में तो आ रहा है डै, और चौथे में क्या आता है आपका? ढै। ठीक। तो यहां पर क्या आएगा? तीसरे के साथ डै वाला आएगा उच्छिप्त, यानी कि अड़ा। और बाकी बचे
अल्पप्राण क्लियर भाई, पहला तीसरा पांचवा, जहां पर तीसरा वहीं पर सारे स्वर, वहीं पर सारे अंत्यस्थ। और ये अड़ा क्यों आएगा, क्योंकि तीसरे में ड आ रहा है, ट ठ ड, ड तीसरे में आ रहा है। इसके बाद महाप्राण में क्या आएगा, पहला तो उसमें चला गया तो बाकी बचे सब इसमें, यानी कि दूसरा भी इसमें और ये चौथे नंबर का इसमें। और क्या बच गया, उसमें बच गए, उसमें में क्या आते हैं, तीनों स और है। इसके बाद में जो चौथे नंबर पे क्या आता है, ढ, और ढ के साथ ही क्या आएगा, अड़ा, अड़ा। क्लियर, तो ट्रिक। इसके बाद अगला वर्गीकरण करिए, अगला वर्गीकरण करिए स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का क्लियर। इससे पहले क्या देखा था हमने कि प्राणत्व के आधार पर, इसके बाद स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण।